हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RKCI में। आज हम कक्षा 10 के क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु, यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु में। ठीक है, इस चैप्टर के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं या बड़े बन सकते हैं वो सारे देखेंगे। ठीक है, और इससे पहले वाली वीडियो ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। कक्षा 10 के शॉर्ट क्वेश्चंस के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम इस चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बन सकता है। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप किया जाता है, क्यों? ठीक है, जबकि जिंक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। खाद्य पदार्थ के जो डब्बे हैं उनको हमको एकदम स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि वो पिचके ना। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इजी हो। फिर भी हम किसका उपयोग करते हैं? टिन का। ऐसा क्यों? टिन का उसमें पेंटिंग करते हैं, मतलब अंदर से टिन की लेप लगाते हैं, हल्की सी परत चढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? क्यों कि देखो, टिन अपेक्षा महंगा है, टिंक अपेक्षा जिंक से महंगा नहीं, सस्ता है। टिंक की अपेक्षा जिंक का गलना का अधिक नहीं, कम है। टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। सक्रियता श्रेणी देख लो। ठीक है, तो क्या है आंसर? क्या होगा? टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अक्रियाशील है। ठीक है, आगे बात समझ में? क्रिया नहीं करता, अक्रियाशील है, अभिक्रियाशील है, सॉरी। ठीक, उसके बाद में है विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए कौन सी मिश्र धातु को प्रयुक्त करते हैं? तो किसको करते हैं? सोल्डर। ठीक है, पीतल को नहीं करते, कांसा नहीं करते। ठीक है, इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता। पहला है सोल्डर, इंपॉर्टेंट याद रखना। फिर है जो सोल्डर मिश्र धातु है उसका गलनांक कम होता है, क्योंकि देखो सोल्डर जो होता है, सोल्डर वो किस किस से मिलकर बना हुआ है? टिन और लीड से। किससे? Sn। देखो, टिन का प्रतीक क्या होता है? Sn प्लस लीड का Pb। तो Sn प्लस Pb से मिलकर क्या बोलता है? सोल्डर बनता है। ठीक है, और उसी का उपयोग किस में करते हैं? विद्युत जो तार होते हैं उनकी वेल्डिंग के लिए। वेल्डिंग होती देखी होगी ना, जिसमें एक मशीन सी पे वो एक लंबा सा तार लगाते हैं। वो जो लंबा सा तार जो होता है ना, उसको बोलते हैं, वो सोल्डर मिश्र धातु का बनाता है, मतलब टिन का और लीड का बना होता है वो। ठीक है, इसीलिए वो जो वेल्डिंग करने वाला ब्लैक चश्मा पहनता है। अगर मान लो लेड गलती से टिन तो नहीं जाता, लेड अगर मान लो गलती से आँख में चला गया तो आँख को खराब कर देगा। लेड मतलब शीशा। ठीक है, अब देखो, कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेन, तीनों है। ऑप्शन से आ जाएगा। स्टेनलेस स्टील में आयरन को किन के साथ मिश्र किया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है, ये बोलना चाह रहा है। Fe से, Fe आयरन प्लस Fe प्लस Na प्लस Cr, फेरस, निकिल, क्रोमियम। ये क्या है? फेरस, निकिल और क्रोमियम। ठीक है, ये याद रखना। फिर है निम्न में से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ध्यान रखना, ब्रोमीन है। कौन सी? ब्रोमीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। कौन सी? देखो, अधातु जो होती है ना, सब ज़्यादातर ठोस रहती हैं। अधातु है ठोस रहती हैं, लेकिन ब्रोमीन अवस्था में कौन सी है? सॉरी, जो द्रव अवस्था होती है उसमें एकमात्र अधातु है। कौन सी? ब्रोमीन। ठीक है, और जो कार्बन के अपर रूप है, देखो हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेन, इसमें इंपॉर्टेंट और क्या बन सकता है? कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का सुचालक है? जबकि हीरा कुचालक है, फुलरेन कुचालक है, ग्रेफाइट क्या है? सुचालक। ग्रेफाइट क्या है? सुचालक, विद्युत का सुचालक। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, इसको अलग से ऐड कर लेना। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, यानी कार्बन, एक क्वेश्चन ये आएगा, कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का सुचालक है? ठीक है, तो कौन सा है? ग्रेफाइट। ठीक है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनको वन लाइनर के रूप में आप आपकी कॉपी में लिख लिया अलग। ठीक है, और देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। छठा जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवां भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, इंपॉर्टेंट लगा लो। देखो, धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो कौन सी धातु है जो कमरे में द्रव में पाई जाती है? जबकि धातु कैसी होती है? ठोस। कैसी होती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन
फिर भी एक धातु हमारे पास ऐसी बनती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो उसको बोलते हैं पारा, लेड, Hg। ठीक है, देखो 2 क्वेश्चन बन गए। एक तो पूछेगा कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाएगी, और एक कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाएगी। धातु तो कौन सी होती है, ब्रोमीन, Br, और धातु कौन सा होता है, पारा। क्या होता है, पारा। ठीक है, मरकरी। देखो धातु को से आपकी जो थर्मामीटर होता है ना, उसमें क्या भरा रहता है, पारा, वही होता है पारा, Hg। ठीक है, तो वो कौन सी अवस्था में होता है, द्रव होता है, वो मेटल है। निम्नलिखित में कौन देखो कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा, कौन सा जो तत्व है जो क्या करेगा, अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। देखो ये धातु ऑक्साइड बनाएगा, ये गलत है क्योंकि हमसे पूछ रहे हैं अम्लीय ऑक्साइड। ये भी धातु है, ये भी धातु है। क्यों, देखो ये तीनों के तीनों एक ही ग्रुप में आते हैं। आवर्त सारणी का फर्स्ट ग्रुप क्या है, HLi Na। अब बताओ ये फर्स्ट में आ गए कि नहीं आ गए, Li भी फर्स्ट में, लिथियम, सोडियम भी फर्स्ट में, ये लो, और पोटेशियम भी फर्स्ट में। तो ये सब क्या बनाएंगे, धातु ऑक्साइड। क्या बनाएंगे, धातु ऑक्साइड, क्योंकि धातु है ना, धातु के साथ ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड। और ये क्या बनाएगा, अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। क्लियर। फिर है, देखो फिर जो क्वेश्चन है वो है वायु में लंबे समय तक उद्भासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं, यह किससे बनता है। देखो सिल्वर पर क्या होता है Ag पर क्या होता है, सल्फर की परत जम जाती है, जिसके कारण वो कैसे दिखाई देने लग जाता है काली या मलिन हो जाता है। तो देखो क्या बन जाता है, Ag2S। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट आ सकता है। एक्वारेजिया में HCl व HNO3 का अनुपात कितना होता है। तो देखो कितना होता है, अगर HCl लिख रहा है और फिर HNO3 लिख रहा है, ठीक है, तो किसका अनुपात ज़्यादा होगा। देखो अगर मान देखो HCl के पास 1 है, देखो 1 1 2 3 कुछ नहीं लग रहा है, जबकि HNO3 के साथ 3 लग रहा है। तो जिसके साथ 3, अब इसको उल्टा कर दो, बराबर कर दो, इधर 3 लगा दो, आप इधर 1 लगा दो, अब बराबर हो गए दोनों। तो HCl की तरफ HCl का कितना भाग आता है, 3, और HNO3 का 1। ठीक है, ये मिलकर क्या बनाता है, एक्वारेजिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नहीं देगा आपको, डायरेक्ट याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चनों में आएगा कि HCl एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है। तो HCl का कितना भाग होता है, 3, और HNO3 का 1। ठीक है, फिर है कोई धातु O2 के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या है। तो क्या है, कैल्शियम। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से यौगिक आयन नहीं है। ठीक है, यौगिक आयन कौन सा नहीं है, CClO4 यौगिक आयन नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में। देखो धातु धातु तथा अधातु में इलेक्ट्रॉन के खालिस्तान से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो यौगिक बनता है ना, उसको बोलते हैं आयनिक यौगिक। कैसे, ये क्या है Na, ये क्या है Cl। ठीक है, आई बात समझ में। या फिर देखो और अच्छा एग्जांपल, H की कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा, बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो देखो ये आयन यहाँ था, अब ये दोनों को एक साथ आ गया, अब इसको क्या बोलेंगे, आयनिक यौगिक। जैसे Na है, इसका प्लस, और Cl इसका माइनस, Cl माइनस इसके पास, H प्लस इसके पास, Cl के पास। देखो जैसे मान लो ये क्या है हमारे पास Na, ये क्या है प्लस, इसकी अभिक्रिया कैसे करेंगे, Cl माइनस से। तो देखो इसका जो माइनस है ये Na के प्लस के पास चल जाएगा, Na का प्लस है जो Cl के माइनस के पास आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएंगे NaCl। यही तो आयनिक यौगिक है, जब दो आयन आपस में मिलते हैं तो इसी को तो आयनिक यौगिक कहते हैं। इसमें माइनस और ये प्लस, तो आयन मिल रहे हैं आपस में। ठीक है, तो किसके द्वारा मिल रहे हैं, स्थानांतरण। इसका स्थानांतरण यहाँ हो रहा है, और इस प्लस का स्थानांतरण माइनस के पास हो गया, इसका प्लस, इसका स्थानांतरण इसके पास, इसका स्थानांतरण इसके पास। तो इलेक्ट्रॉनों के धातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से क्या बनते हैं, आयनिक यौगिक बनते हैं। क्लियर। तो यहाँ क्या आएगा, स्थानांतरण।
है। फिर है दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से मिश्र धातु बनती है, तो कि इसके समांगी मिश्रण से, दो धातुओं के समांगी मिश्रण से मिश्र धातु बनती है। कौन से मिश्रण से? समांगी मिश्रण से। इसमें क्या लिखोगे? समांगी। फिर है आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि विपरीत आवेशों में अंतर आकर्षण बल अधिक होता है। अंतर आकर्षण बल अधिक होता है, ये याद रखना है। ठीक है। फिर देखो छोटे क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखो 14 क्वेश्चन। दो ऐसी धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो फ्री स्टेट में पाई जाती हैं? मुक्त अवस्था में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं जो पर्यावरण से रिएक्शन ही नहीं करती? सोचो कौन कौन सी पाई जाएंगी जो वातावरण में चाहे कुछ भी हो उनसे रिएक्शन ही नहीं करती, नॉन रिएक्टिव। आप खुद सोचो, आवर्त सारणी अगर पढ़ना आता है तो देखो, जिसके बाह्यतम कोश में 0 इलेक्ट्रॉन है, फुल फील्ड है उसका बाह्यतम कोश, वो किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ। ठीक है, नहीं होता तो फिर मैं बताता हूँ। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाना, क्वेश्चन हो जाएगा। क्या देखना है? आवर्त सारणी में वहाँ जाना है जिसमें बाह्यतम कोश में 0 इलेक्ट्रॉन है। अब 0 इलेक्ट्रॉन है तो वो अभी किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। बस उनका नाम लिख देना, 6-7 है, 2 लिख देना। ठीक है। लोहे इस्पात व जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि इसका गैल्वेनाइजेशन करते हैं। क्योंकि अगर इसके ऊपर परत जम जाएगी तो गैल्वेनाइजेशन से ऑक्सीजन की अभिक्रिया नहीं होगी, ऑक्सीजन की अभिक्रिया नहीं होगी तो फेरस जो है ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर पाएगा, तो इन पर जंग नहीं लगेगी। ठीक है, जंग से बचाने के लिए। ठीक है, और जंग से अगर मान लो क्वेश्चन क्या आता है, एक जो रॉड है उस पर मान लो ये रॉड है ए और ये रॉड है बी। बी रॉड जो है बहुत दिनों से बाहर रखी हुई है वातावरण में, इसके ऊपर क्या होता है, ये भी 5 किलो की थी, ये भी 5 किलो की। हम कुछ दिन बाद देखते हैं ये बी रॉड के ऊपर मान लो ऑक्सीजन की परत ठंड जाती है। ठीक है, इसके ऊपर जंग लग जाती है, ये बोल सकते हैं जंग लग गई। अब ये बोल रहे हैं कि जंग लगने के बाद रॉड ए और रॉड बी में से कौन सी रॉड भारी हो जाएगी? ठीक है, तो रॉड बी भारी हो जाती है क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सीजन की फिर से परत छंट जाती है, तो कुछ ग्राम बढ़ेगा। क्लियर? क्यों? अगर वजन क्यों बढ़ता है तो क्या लिखोगे? जंग लग जाने के कारण, यानी फेरस ने ऑक्साइड से अभिक्रिया कर ली, इसलिए उसका क्या बढ़ जाता है? वजन। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? बना देना सक्रियता श्रेणी कौन सी है। वो जो है ना, कहाँ से शुरू है? पोटेशियम से शुरू है और लास्ट में प्लेटिनम पे खत्म है, वो वाली बनानी है। बीच में Fe और Zn है। ठीक है, वो सक्रियता श्रेणी बीच में दी हुई है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है। और उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? इसको ये वाला देखो, सोडियम को केरोसिन में डुबा के क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये वायु की ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। सोडियम को मिट्टी, केरोसिन ऑयल या मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन से क्रिया करके बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, इसलिए इसको उसमें रखा जाता है। धातु कर्म क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि ये इनमें आघात वर्धनता का गुण पाया जाता है, अर्थात ये इनको पीट के बहुत लंबा, ठीक है, तार बना सकते हैं, धातु के रूप में इसको प्लेट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए इन सब का उपयोग किस में किया जाता है? ज्वेलरी बनाने में। और दूसरा, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बहुत धीरे बनाते हैं, यानी नॉन रिएक्टिव श्रेणी में आते हैं लगभग। विद्युत हीटर किसका बना होता है? ये याद रखना है अच्छे से। ठीक है, ये क्वेश्चन याद करना है। वो नहीं है ये वाला, ये कल बता दिया था। अगर मान लो किसी डॉक्टर क्या करता है, CaSO4 प्लस H2O को क्या करता है, टूटे हुए स्थानों पर, इसका आंसर है क्या करता है? चढ़ाता है। अब क्या करता है वो, देखो ये क्या है, कड़ी लेता है वो प्लास्टर की, जैसे घर में कड़ी आती है ना, पेंट आता है, वो सूखा पाउडर, वो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब क्या करता है, इसकी देखो, उसको वो क्या करता है, पानी में डुबोता है, यानी
डेड H2 उसको और ऐड करता है, फिर वो क्या बन जाता है CaSO4 0.2H2O। तो देखो पदार्थ ए जो है वो तो है ये वाला, और पदार्थ बी है CaSO4 +2H2O, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में ठोस पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये है इसका आंसर। छोड़ो, ये रिएक्शन नहीं आएगी। थैंक यू। इसमें से जितना इंपॉर्टेंट, छोटे क्वेश्चन तो सारे करने हैं, और जितने इंपॉर्टेंट बड़े बड़े वाले वो कर लेना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो बड़े क्वेश्चन है अब इनके आंसर मैं करा भी नहीं पाऊंगा, तो अपनी बुक में से देख लेना, और नहीं है तो मेरे को बोल देना, मैं PDF भेज दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।